आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजब, शरद पवार ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है। भैया 82 साल के हैं शरद पवार। पॉलिटिक्स को घोल के मिला के उसको पूरा गटक लिया है। 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, 18 साल में पॉलिटिक्स में एक्टिव, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बहुत जल्द बन गए थे ये। 6 बार केंद्रीय मंत्री, बीसीसीआई के अध्यक्ष, 6 बार विधायक, एमपी, तो कुछ बचा नहीं इनके पास, है ना। महाराष्ट्र में जो गेम चेंजर है एनसीपी, उसके लीडर 1999 में इस पार्टी को बनाया गया था। तो मैंने बताया ना, पॉलिटिक्स को कुछ लोग भारत की पॉलिटिक्स में धुरंधर हैं, तो पॉलिटिक्स के धुरंधर शरद पवार माने जाते हैं। बारामती में ही इनका जन्म हुआ। बारामती इनकी कंस्टिट्यूएंसी है और बारामती जो कि गन्ने के लिए बहुत अच्छे से जानी जाती है, उसको काफ़ी शरद पवार ने बूस्ट दिया बारामती कंस्टिट्यूएंसी को। बारामती को इनफैक्ट इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, है ना। पिताजी गोविंद भाई पवार, माताजी शारदा बाई पवार, 11 भाई बहन थे। पिताजी, देखिए इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री सेकेंड जनरेशन है ये, और कोऑपरेटिव सोसाइटी उस समय इनके पास थी, जो शुगर कोऑपरेटिव मिल्स है, दबदबा था। और गजब के लीडर, एक ऐसे लीडर जो बहुत ही शांत येट बड़े एग्रेसिव, सुनते ज़्यादा हैं। शरद पवार के बारे में ये बोला जाता है कि ये सुनते बहुत ही शांत तरीके से, एकदम अच्छे से सुनेंगे, और उसके बाद ऐसा डिसीजन रहता है इनका कि फिर कोई कुछ कर नहीं पाता है। तो शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया। ये किसी ने नहीं सोचा था। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल। महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से अब कहते हैं ना कि किस तरफ जाएगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी एकनाथ शिंदे वाला मैटर अभी चल ही रहा है। माइट बी पॉसिबल कि जो 15 एमएलएज हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए, हो सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का, एक मिनट रुको यार, ज़रा पहले मैं इसको ना, पहले ज़रा मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अपने फ़ोन को। अरे यार कैसे, ठीक है, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हाँ, तो हम शरद पवार की बात कर रहे थे। तो शरद पवार ने पॉलिटिक्स में भूचाल इन्होंने ला दिया है ना। तो बात करेंगे एक एक चीज के, आखिरकार इनका रेजिग्नेशन हुआ क्यों। तो शॉकर, डेस्परेशन, माय गॉड। लेकिन आपके लिए एक और बहुत बड़ा ये चीज होने वाली है। क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आज हम गौरव तिवारी की कहानी की बात करेंगे। कहा जाता है इनको भूतों ने मार दिया। गजब की कहानी, आपकी रूह कांप जाएगी। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी इसी वक्त डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। आज रात 8 बजे स्टोरी आएगी। तो 82 साल के हैं शरद गोविंदराव पवार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। हम बात करेंगे शरद पवार के करियर की, और अभी क्या पॉलिटिक्स में, और अब क्या होगा, कौन कौन प्लेयर्स इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एनसीबी प्रेसिडेंट ने बोला कि ठीक है, भकरी फिरवा मतलब, भकरी मतलब रोटी, फेरते रहो, रोटी को रोटेट करते रहो। जब रोटी आप सेकते हो ना, तो उसको घुमाते हो, एक ही जगह रखोगे तो रोटी जल जाएगी। इस बयान के बाद काफी ज्यादा ये चर्चाएं होने लगी थी कि शायद शरद पवार इस्तीफा देंगे, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संजय राउत बोल रहे हैं कि इनकी कॉल अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। बिल्कुल बाल ठाकरे की तरह रेजिग्नेशन हुआ। बाल ठाकरे ने भी आज से 3 दशक पहले ऐसे इस्तीफा दिया था, ठीक है। और एग्जैक्टली शरद पवार ने भी यही किया है। अब शरद पवार, ऐसा नहीं है कि इस्तीफा देना तो ठीक है, बट एनसीपी इनका बेटा है, इन्हीं से ही एनसीपी निकला है। ये नहीं जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके बगैर पार्टी नहीं चलती। जैसे अगर आप आज भी बाला साहब ठाकरे को निकाल दें तो शिवसेना उतना अस्तित्व है नहीं उसका। कुछ लोगों की पार्टी उनके हिसाब से चलती है, जैसे लालू प्रसाद यादव की आरजेडी। कहने का मतलब यह है कि कई बार व्यक्ति विषय जो है वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वो मेन हो जाते हैं, वो पार्टी से भी ऊपर। उनमें शरद पवार एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है।
इनफैक्ट जब इन्होंने रेजिग्नेशन 82 साल के, बट जब इन्होंने रिजाइन किया तो एवरीवन वाज इन टीयर्स कि अब हम क्या करेंगे, ये डिसीजन आप वापस लीजिए। शरद पवार, मुझे आज भी याद आता है एक बार जब शरद पवार का बर्थडे था तो राहुल गांधी, शरद पवार और नरेंद्र मोदी, हर कोई एक मंच पे था, प्रणब मुखर्जी, और वो एक बहुत ही अच्छा दिन था क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स अगर देखने को मिले तो क्या बात है। लेकिन आजकल ऐसी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स देखने को मिलती नहीं है, अब चीज़ें बदल गई हैं। तो ये 1990s, ऐसे ही मैंने क्या बताया कि बाल ठाकरे से बहुत ही क्लोज थे शरद पवार, और काफ़ी सिमिलर स्टाइल है, बस बाल ठाकरे थोड़े एग्रेसिव नेता थे, ठीक है, ज़बरदस्त नेता थे, और वो कभी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे। उन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं तो, वो बनाते थे नेताओं को, वो किंग मेकर थे, बट ही वॉज नॉट एक्टिव इन पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि मैं दूर से पॉलिटिक्स करूंगा, मैं दूर से देखूंगा, सपोर्ट दूंगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये भी कुछ कह नहीं सकते कि आखिरकार शरद पवार ने अनाउंसमेंट क्यों किया है। मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि अब देखिए, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले 2024 में, 2024 में, ठीक है, और अभी तो जैसे इससे पहले देवेंद्र फडणवीस थे सीएम, देवेंद्र फडणवीस गए 2019 में, 2019 में इससे पहले इलेक्शन हुए थे, और ये अगले साल होंगे इलेक्शन, अक्टूबर से पहले ही होंगे महाराष्ट्र में। अब देवेंद्र फडणवीस पिछली बार जो है बीजेपी, भले ही बीजेपी को सबसे 288 सीट्स हैं टोटल, ठीक है, भले ही बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली थी, बट देवेंद्र फडणवीस जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। एनसीपी प्लस कांग्रेस प्लस शिवसेना, इन तीनों ने मिलकर सरकार बनाई, और शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम रहे। अब उस समय ये था कि शायद ये पार्टी चलेगी नहीं, क्योंकि ये तीनों आइडियोलॉजीज अलग हैं। शिवसेना पहले बीजेपी के साथ थी। देखिए, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अगर आप देखो तो 4 बड़ी पार्टीज रही हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपकी बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, ठीक है, ये 4 बड़ी पार्टी। लेकिन शिवसेना हमेशा बीजेपी के साथ जाती है और आईएनसी हमेशा एनसीपी के साथ जाती है। लेकिन इस बार क्योंकि देखिए, वो पता लग ही गया था जब से नरेंद्र मोदी आए थे, उद्धव ठाकरे और सामना में जिस तरीके के लेख छपते थे कि अब शिवसेना अलग ही होने वाली है, तो शिवसेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी एक तरफ हो गए, इन्होंने पार्टी बना ली, उद्धव ठाकरे हो गए चीफ मिनिस्टर, और ये पार्टी चली यार। ये अभी इसी साल तक चली थी यार। अभी जाके हम ये देखते हैं कि फाइनली फिर जब शिवसेना का जो एक बहुत बड़ा एकनाथ शिंदे, जिनके ऊपर उद्धव ठाकरे बहुत भरोसा करते थे, उन्होंने फिर एमएलएस को अलग किया, पार्टी तोड़ ली, और एकनाथ शिंदे ने अपनी शिवसेना बना ली, ठीक है, एमएलएस के 40 से ज्यादा एमएलएस के साथ मिलके। और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर रहे नहीं, एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने बीजेपी के साथ मिलके पार्टी बना ली, मतलब सरकार बना ली। तो अभी एकनाथ शिंदे जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। और अगर कोर्ट में ये साबित हो गया तो एकनाथ शिंदे की सरकार गई। अब उस समय कोई ना कोई होना चाहिए। 2024 में इलेक्शन होने वाला, खैर अब सरकार रह जाए, लेकिन 2024 में डिसाइड हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि देखिए, एक तो ये हो सकता है कि जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखते, मद्देनजर रखते हुए शायद उन्होंने इस्तीफा दिया है ताकि अजीत पवार को लाया जा सके आगे। सुप्रिया सुले इनकी बेटी है। सुप्रिया सुले बताती है कि मेरे पिताजी ने मेरी फैमिली ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। जैसे कई बार पॉलिटिशियंस के पास वक्त नहीं होता है। नीतीश कुमार जब अपनी वाइफ का, जब उनका देहांत हुआ, जब उनकी बीवी का देहांत हुआ और जब उनके वो शव यात्रा में शामिल थे, तो बहुत रोए। वो इतना रोए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपने परिवार को कभी वक्त नहीं दिया। लेकिन शरद पवार ऐसे नहीं थे। शरद पवार अपने परिवार को बहुत वक्त देते थे, और सुप्रिया सुले खुद बताती है कि ऐसे जो पेरेंट्स हैं वो सबको मिले, क्योंकि मेरी परवरिश बहुत अच्छे से हुई। और सुप्रिया सुले बहुत ही तेज तर्रार नेता है, हम सबको पता है, शरद पवार की बेटी है। लेकिन इनके जो भतीजे हैं, निफ्यू अजीत पवार, इस समय वो लैमलाइट में है। भैया अजीत पवार जो है, अजीत पवार का इस समय क्या बताऊं, ये ऐसी गलियारों में खबर है कि अजीत पवार शायद बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो अब ये भी है, हो सकता है। पीएमसी में उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे जब पीएमसी घोटाला हुआ। अजीत पवार लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने जब अभी उनकी और अरविंद केजरीवाल ने उनकी डिग्री पे सवाल उठाए, तब अजीत पवार ने उनका बचाव करते हुए दिखे कि डिग्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मेन योग्यता है। चार्जशीट में अजीत पवार का नाम नहीं था जो पीएमसी बैंक की हुई है, समझ सकते हो, चार्जशीट में उनका नाम ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, हालांकि अभी अजीत पवार ने कुछ अनाउंस नहीं किया है, कि माइट भी पॉसिबल कि ये पार्टी तोड़ के एमएलएस के साथ चले जाए बीजेपी के साथ, माइट भी पॉसिबल, ये हो सकता है। लेकिन अब देखिए, कोई ऐसे नहीं जाता है, ठीक है, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है।
जाहिर सी बात है, जब तक आप मंत्री पद नहीं दोगे तब तक जाने का कोई फायदा है नहीं। यहां पे भी एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ये सब पॉलिटिक्स ऐसी ही चलती है, तब जाके वो राजी हुए, वरना वो राजी क्यों होते, राइट। तो ये हिसाब किताब रहा है। वैसे आपको बता दो, अजीत पवार जो है वो पुणे डिस्ट्रिक्ट के गार्जियन थे, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और शरद पवार के काफ़ी करीबी हैं। अब शरद पवार को भी मतलब जब ये डिसीजन उन्होंने सुना तो अभी उस पर भी आत्म मंथन कहते हैं ना, आत्मचिंतन, इस पर भी मंथन हो रहा है कि आखिरकार ये डिसीजन लिया तो लिया क्यों गया। लेकिन एक तो पॉलिटिक्स और दूसरा ये हो सकता है कि इनकी उम्र हो गई है, ये बात बिल्कुल सही है। 82 साल के हो गए शरद पवार, भाई वो कब तक अकेले पार्टी को चलाएंगे। तो अब वक्त आ गया है कोई ना कोई उत्तराधिकारी जो है वो एनसीपी को अब टेक ओवर करे और एनसीपी को आगे ले जाए, राइट। ये हिसाब किताब है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी, पहली ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अब दूसरी ऑटोबायोग्राफी लोक माजे संगति, ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी है, बहुत शानदार किताब है। तो उसमें काफ़ी कुछ इन्होंने बताया है। आपको बता दो कि शरद पवार लगभग देश के प्रधानमंत्री हो गए थे, पीएम हो गए थे, लगभग पीएम हो गए थे, लेकिन बन नहीं पाए, है ना। कहीं ना कहीं कांग्रेस की, स्पेशली सोनिया गांधी की इसमें हामी नहीं थी, ठीक है। सोनिया गांधी से इनकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। अब एक्चुअली इसके काफ़ी रीजंस भी हैं, और रीज़न तो यही है कि जब 1999 में जब कांग्रेस के इलेक्शन हुए कि अब कौन अध्यक्ष बनेगा इंटरनेशनल कांग्रेस का, सीताराम केसरी ना खाता ना वही, जो केसरी कहे वही सही। 1997 जब वो बने अध्यक्ष तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया, वो अपनी चलाते थे। उसके बाद फिर सोनिया गांधी को लाया गया कि सोनिया गांधी को बनाओ। तो जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनने वाली थी, वो उससे पहले यहाँ पे शरद पवार ने भी इसको कंटेस्ट किया था, ठीक है। और 1989 में राजीव गांधी की मौत के बाद जो है वो शरद पवार हो जाते पीएम, बट वो नहीं हो पाए क्योंकि शायद कांग्रेस की सहमति उसमें नहीं थी। ये शरद पवार ने खुद अपनी जीवनी में लिखा है और ये वही बताते हैं कि अब वो देखिए, ये वैसे तो उन्होंने कभी पब्लिकली नहीं बोला, बट एक पीएम का पद, तो अब वो मलाल तो इनके इंटरव्यू में झलकता है कहीं ना कहीं कि यार अगर एक बार पीएम हो जाता तो मजा आ जाती है। एनीवे, तो यहाँ पे जब इलेक्शन हुए तो अब शरद पवार तो हार गए, सोनिया गांधी बन गई अध्यक्ष। वो एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी शरद पवार के लिए, क्योंकि उस समय इनका कद बहुत ऊंचा था पार्टी में और सोनिया गांधी नई आई थी, तो वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो गया था कि सिर्फ गांधी परिवार से आ रही है तो इसलिए अध्यक्ष। दूसरी बार शरद पवार ने इस पर भी अपोज किया कि ये इटालियन है तो आप इनको कैसे पद दे सकते हो। इस वजह से इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, पहले कांग्रेस में ही थे ये, और 1999 में इन्होंने बनाई एनसीपी, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि एक बार और कांग्रेस छोड़ चुके थे भाई, 1975 से लेकर 1977 तक इनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब भाई इमरजेंसी है, इमरजेंसी लग गई है, तो जब आपातकालीन लगाया गया और उसके बाद आपातकालीन हटा तो कांग्रेस बढ़ गई। इनके जो पॉलिटिकल गुरु रहे वो है यशवंतराव चव्हाण, जो कि अगेन 1957 से लेकर 62 तक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। तो यशवंतराव चव्हाण रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु। उन्होंने इनको पॉलिटिक्स सिखाई, तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, कांग्रेस आई और कांग्रेस यू, इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई और इनकी कांग्रेस यू। तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में ऐसा हो चुका है। अब जैसे इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो ये जीते, ठीक है, ये जीते और 1978 में यशवंतराव चव्हाण की पार्टी जीती, इनको पहली बार महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया। 1978 से लेकर 1980 तक रहे, मात्र 38 साल की उम्र में शरद पवार वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। वैसे आपको बता दूं कि 18 साल की उम्र में 1958 में ही इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था और 1962 तक ये यूथ कांग्रेस पार्टी के, 22 साल में ये यूथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो गए थे। चलिए, मेरा आपसे सवाल है, 1963 से लेकर 75 तक कौन महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर रहा था? और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सीएम वी से नाम है इनका, बताइए। और ऐसा बोला जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो इलेक्शन में जीत नहीं पाए। एनीवे, तो ये सवाल का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब वही चीज है, अब यहां पे जो अजीत पवार है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों हुआ है, ये भी एक रीजन है। तो क्या होगा ये तो अभी नहीं पता है, फिलहाल आप ये देख सकते हैं, ठीक है। 1940 दिसंबर 1940 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 1960s में ये राजनीति में, पहले कॉलेज पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और उसके बाद फिर 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में ये एग्रीकल्चर, कृषि मंत्री रहे, और इनको कृषि का ही जो पोर्टफोलियो में दिया गया, 10 साल तक वही मंत्री रहे, ये केंद्रीय मंत्री थे, ये कैबिनेट मिनिस्टर।
उससे पहले भी 4 बारी चीफ मिनिस्टर जो है 1993 से 1995 तक इनका सफर था। और 1995 में जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा गर्म था, तब मुरली मनोहर जोशी जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन की सरकार आई थी उस समय, ठीक है। और उसके बाद फिर हमको पता ही है कि कांग्रेस का बहुत स्ट्रगल हुआ और 1999 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, ठीक है, ये चीज़ है। और 4 बार ये रहे। आप देख सकते हैं कि 1984 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1984 में ये बनकर तब से ये लगातार जीते रहे। हार कम इन्होंने कभी नहीं देखा है। फिर 1991 से लेकर 1993 तक उसमें ये रक्षा मंत्री रहे, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर रहे। फिर 1993 में चौथी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और ये लास्ट ही कार्यकाल था, इसके बाद ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे 1993 से लेकर 1995 तक। और 1999 से ये वही अध्यक्षता के मुद्दे पर अलग हुआ, मेन यही मुद्दा था। और उसके बाद उन्होंने अपनी एनसीपी बना ली, ठीक है ना। 2004 में कृषि मंत्री रहे, 2004 से लेकर 2014 तक। अब आपको बता दूं कि भले ही इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, बट ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। क्योंकि देखिए 2004 में फिर अब गठबंधन की पॉलिटिक्स होने लगी। 1999 से ये शुरू हो गया था। अरे 1999 से नहीं, 1999 से ही शुरू हो गया था, बट आप मेन 1999 ही मानिए, क्योंकि उसके बाद फिर बीजेपी ने भी गठजोड़ करके सरकार बनाई, कांग्रेस की भी गठबंधन की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक। 2014 में बीजेपी पहली बार 2014-2019 को बहुमत मिली, ठीक है, तगड़ी बहुमत मिली। और इस बार पता नहीं कितने, इस बार बोला जा रहा है कि बीजेपी को अगर ऑपोजिशन कुछ नहीं करता है तो और ज्यादा बहुमत मिलेगी, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद ये 1995 से लेकर 1999 तक ऑपोजिशन लीडर भी रहे, है ना, मेन लीडर थे ये महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। फिर उसके बाद यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे और 5 से 8 तक की बीसीसीआई के चेयरमैन रहे। आपको याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, ठीक है, तो वो सीन्स जो थे, आपको याद होगा रिकी पॉन्टिंग जब ट्रॉफी लेने आए थे, शरद पवार स्टेज पे थे और शरद पवार को उन्होंने धक्का मारा था, तो इसमें काफ़ी बवाल भी हुआ था। वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। क्या रिकी पॉन्टिंग उनके किए की सज़ा मिली, क्योंकि बाद में उनको ऑस्ट्रेलिया ने लात मार के भगा दिया था। 2005 से 2008 तक की बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे और आईसीसी के प्रेसिडेंट भी रहे 2023। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई पद नहीं है जो इनके पास नहीं था। अभी जो इनके भांजे अजीत पवार है वो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब वही है कि भले ही हम ये देखते हैं कि शरद पवार जो है उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ रिबेल किया, बट ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पार्टी से इनके जो संबंध है वो अच्छे ही रहे। अब आखिरकार कांग्रेस को क्यों, वही कि एक तो अध्यक्षता मेन यही था, ठीक है, कि फॉरेन ओरिजिन्स है। अच्छा, तारिक अनवर से बड़ा बढ़िया, पीए सांगमा, तारिक अनवर और शरद पवार ने मिलके, इन तीनों ने मिलके एनसीपी को बनाया। तारिक अनवर के उस समय 1990 के दशक में ये बोला जा रहा था कि शरद पवार और तारिक अनवर की बनती ही नहीं है, लेकिन ये दोनों साथ में आ गए। ये अजीब गरीब बात थी, ठीक है, कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स है। तो फिलहाल अभी सस्पेंस बना है, अभी पता नहीं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किधर जाएगी, लेकिन जो भी है यहाँ की पॉलिटिक्स में भूचाल तो आ गया है। बाकी अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भूचाल चाहते हैं तो आप रात 8 बजे हमसे जुड़िए, गौरव तिवारी की कहानी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। क्राइम वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है।